नमस्कार। एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ कर्नल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर और आपका स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ वीडियोज़ में मैंने संविधान के विषय में आपको पढ़ाया, संविधान पढ़ने के तरीके बताए, एक टॉपिक पढ़ाया प्रस्तावना का। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया आपका। लेकिन मैं एक यहाँ पर और बात कहना चाहूँगा कि आप कमेंट के ज़रिए अपने डाउट को सवालों के रूप में वहाँ पर दे सकते हैं। जब कुछ चैप्टर हो जाएंगे तो फिर मैं एक वीडियो सिर्फ इसलिए बनाऊंगा कि आपके डाउट को क्लियर किया जा सके। जितने भी कमेंट के ज़रिए आप प्रश्न पूछे रहेंगे सबको उस वीडियो में शामिल करते हुए मैं सारे डाउट क्लियर कराऊंगा। आज हम संविधान पर नहीं बल्कि विधि पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम विधि के एक टॉपिक को पढ़ेंगे। विधि का वास्तव में बड़ा महत्व है। चाहे आप आईएएस पीसीएस की परीक्षा दे रहे हों, यानी सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं दे रहे हों, चाहे आप हायर जुडिशियल सर्विसेज या पीसीएस जे की परीक्षा दे रहे हों, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा दे रहे हों, या फिर आप एलएलबी की परीक्षा दे रहे हों, सभी परीक्षार्थियों के लिए विधि विषय का उतना ही महत्व है। अगर आप परीक्षार्थी नहीं भी हैं, आप एक आम इंसान हैं, तो भी आपके लिए विधि की आवश्यकता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो अपना जीवन जी रहा है उसमें तमाम दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, उसके साथ अपराध होते हैं, उसके अधिकार न्याय का उल्लंघन होता है। तो विधि की जानकारी अगर है तो आप उसके ज़रिए अपने जीवन को काफ़ी आसान भी बना सकते हैं। तो आज हम देखते हैं एक टॉपिक के ज़रिए कि विधि को हमें पढ़ना कैसे होता है। हमारा जो परीक्षार्थियों को ध्यान में रख कर के बातें की जाएं तो पहली बात तो हमारे देश में हज़ारों विधियां हैं, बहुत सारे अधिनियम हैं, सब अलग अलग विषयों से संबंधित अधिनियम हैं। उसका कुछ हिस्सा अलग अलग परीक्षाओं में सिलेबस के रूप में होता है। जैसे हमने संविधान पढ़ने का एक तरीका बताया था कि किस क्रम में आप पढ़ें, क्योंकि संविधान पूरा एक विषय है। यहाँ अलग अलग अधिनियम होंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन सा अधिनियम आप पहले पढ़ते हैं और कौन सा बाद में पढ़ते हैं। आप किसी भी अधिनियम को पढ़ सकते हैं। हाँ, जिस अधिनियम को आप पढ़ते हैं उसके टॉपिक को पढ़ने का एक क्रम हो सकता है, तो आपका काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा विधि को लेकर के। जैसे तमाम विषय हैं, जैसे अर्थव्यवस्था है, इतिहास है, भूगोल है, या पर्यावरण है, या कृषि है, इन विषयों की तुलना में विधि एक अलग विषय है। बाकी विषयों में आप जब किसी मुद्दे को देखते हैं तो उस मुद्दे की शुरुआत से लेकर के उसके जो तथ्य हैं उनको जानने के साथ साथ उसका क्या प्रभाव है, क्या सुधार होने चाहिए, इन चीज़ों पर आप चर्चा करते हैं। लेकिन विधि में यहाँ पर आपको नहीं जाना है, क्योंकि विधि एक स्थापित प्रक्रिया के तहत चलती है और इसमें जो कुछ स्थापित किया गया है उसी पर आपको रहना होता है। यानी कि प्रावधानों को ही आपको सही प्रकार से समझना होता है। यानी कि किस परिस्थिति में विधि आपको क्या उपचार प्रदान करती है और दंड का क्या प्रावधान है, उस परिस्थिति को बखूबी आपको समझना होता है और उस पर क्या कार्रवाइयाँ होती हैं, क्या प्रोसीजर होता है उसका, उसे आपको समझना होता है। वास्तव में आप इन चीज़ों को तब समझ पाएंगे जब हम किसी चैप्टर के जरिए पढ़ाते हुए आपको समझाएं। तो चलिए हम आते हैं एक चैप्टर ऐसे ही रैंडम, यानी कोई क्रम नहीं है, एक चैप्टर आपको देते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है और सभी के लिए ज़रूरी भी है। उसको आप देखेंगे तो अच्छे से आप सीख पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आत्मरक्षा का अधिकार। आत्मरक्षा का अधिकार यानी कि अपनी रक्षा का अधिकार जब आपके ऊपर संकट उत्पन्न होता है। भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बड़ा ही फेमस है आईपीसी कहते हैं,
उसका एक टॉपिक है जो धारा 96 से 106 में दिया गया है। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम देखेंगे कि वास्तव में इस टॉपिक में शुरू से लेकर के अंत तक हमें किन बातों पर ध्यान देना है या किस मुद्दे पर चर्चा करनी है, क्या प्रावधान हमें देखने हैं। उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर, यानी इसके मुख्य बिंदु क्या हैं। मुख्य बिंदु देखते हैं। जैसे पहला है, यह अधिकार कब प्राप्त होता है, यानी आपको आत्मरक्षा का अधिकार कब, किन परिस्थितियों में प्राप्त होता है। ये इसका पहला पॉइंट रहेगा जिस पर हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है, यह अधिकार किसे प्राप्त होता है। पहला था कब प्राप्त होता है, दूसरा है किसे, यानी कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसको निजी प्रतिरक्षा का अधिकार मिलेगा। तीसरे पॉइंट पर जब हम आते हैं तो यहाँ लिखा है, यह अधिकार कब प्राप्त नहीं होता है, यानी कब आपको ये नहीं मिलेगा। इसको अपवाद बोलते हैं। ये इस अधिनियम का, इस धारा का अपवाद है। बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है ये, हम चर्चा करेंगे जब चैप्टर खुलेगा। तो कब प्राप्त नहीं होता है, इस पर हम देखेंगे। जैसे कहा जाए कि संकट जब उत्पन्न होता है, जैसे कोई विधिक प्राधिकारी है, कोई पुलिस अधिकारी है, जब आपको अरेस्ट करने आता है तो संकट तो तब भी आप महसूस करते हैं, लेकिन क्या उसके खिलाफ आप निजी प्रतिरक्षा में बल का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। तो ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जब यह अधिकार आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए इस चौथे पॉइंट पर, यह अधिकार कब किसी व्यक्ति को जान से मार देने की अनुमति देता है, यानी कि निजी प्रतिरक्षा में बल का प्रयोग करते हुए वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब अपने बचाव में आप किसी को जान से मार सकते हैं, यानी आवश्यक हुआ तो आप जान से मार देंगे। वो परिस्थितियों पर काफ़ी विस्तृत चर्चा होगी जब आगे हम चैप्टर में आएंगे। और देखिए एक और पॉइंट है कि निर्दोष व अबोध व्यक्तियों के विरुद्ध बल प्रयोग का अधिकार। वास्तव में यह अधिनियम, यह जो अधिकार है, उसको इतना ज़्यादा विस्तृत बनाता है कि कुछ ऐसी भी दशाएं हैं जब आप अपनी रक्षा करते हुए निर्दोष और अबोध व्यक्तियों के खिलाफ भी बल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं कि कब अधिकार प्राप्त होगा, किसे प्राप्त होगा, कब नहीं प्राप्त होगा, कब आप जान से मार सकते हैं और कब आप निर्दोष व अबोध व्यक्तियों के विरुद्ध भी बल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम शुरू से इस पर बात करेंगे। आत्मरक्षा का अधिकार, ध्यान से, अब यहां से आप एक एक प्रावधान पर बड़े ही ध्यान से चलेंगे। आत्मरक्षा का अधिकार, शब्दों से ही देखिए, आत्म यानी अपनी, रक्षा का अधिकार। देखिए वास्तव में हमारी और आपकी रक्षा करने का जो दायित्व है वो सरकार का है, सरकार की संस्थाओं का है, कानून का है, राज्य का है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब कभी आपके ऊपर संकट उत्पन्न होगा तो उस हर परिस्थिति में राज्य आपकी रक्षा करने के लिए उपस्थित हो पाएगा? कई बार कहते हैं ना, बड़ा फेमस है कि पुलिस हमेशा देर से आती है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि जब भी आपके ऊपर संकट उत्पन्न होगा, क्या उस हर परिस्थिति में राज्य आपकी रक्षा करने के लिए उपस्थित हो पाएगा? ऐसा संभव नहीं है कि हमेशा राज्य उपस्थित हो जाए। इस बात को हमारा राज्य भी मानता है, हमारी संस्थाएं भी मानती हैं और हमारा कानून भी मानता है। इसलिए कानून खुद ये प्रावधान करता है कि जब ऐसी स्थिति हो कि आप पर संकट आ गया हो और राज्य आपकी रक्षा करने के लिए उपस्थित ना हो पा रहा हो, तो आप अपनी रक्षा में आवश्यकता अनुसार बल का प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसा करना
अपराध नहीं होगा। ये स्पष्ट प्रावधान भारतीय दंड संहिता करती है। भारतीय दंड संहिता की कुल 511 धाराओं में से धारा 96 से 106 में ये प्रावधान दिया गया है। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ 96 से 106 यानी कि कुल 11 धाराएं हैं, तो अलग अलग प्रावधान होंगे। पीछे जो हमने आपको बताया था कि कब अधिकार प्राप्त होता है, किसे प्राप्त होता है, कब नहीं प्राप्त होता है, उन्हीं बातों का जिक्र 96 से शुरू होकर के 106 तक जाता है। लेकिन इससे पहले धारा 96 यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन उस पर डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी समस्या बच्चों को आती है, क्योंकि जीएस का हिस्सा नहीं बनता ये, जहाँ पर सामान्यतः लोग इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तमाम विषय उसका हिस्सा नहीं होता। एक बड़ा ग्रेजुएशन के बाद पहले शुरू होता था ये यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में। अभी तो इंटरमीडिएट के बाद 5 ईयर कोर्स भी चलने लगे हैं, तो शुरुआती चरण से ये नहीं मिलता। वास्तव में एक सामान्य नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि एक असामान्य अध्ययन के तौर पर इसको लिया जाता है। तो एक समस्या आती है कि आईपीसी, सीआरपीसी, इनको लेकर के एक कन्फ्यूजन बना होता है। तो पहले हम उसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं। जैसे आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड, हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। दूसरा होता है सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता। आईपीसी सीधे सामान्य तरीके से समझिए कि आईपीसी में इन बातों का वर्णन किया गया है कि कौन सा कार्य करना अपराध होगा और उसके लिए कितना दंड दिया जाएगा। यानी आपके द्वारा किया गया कौन सा कार्य अपराध है और उसके लिए कितने दंड का प्रावधान है। ये कहाँ है? आईपीसी में। और जब आप ऐसा कार्य कर देते हैं तो आपके साथ क्या होगा, क्या किया जाएगा, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी कि अपराध करने वाले व्यक्ति के साथ क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जैसे एफआईआर होना, गिरफ्तारी होना, न्यायालय में पेश होना, न्यायिक कार्रवाइयों का किया जाना, ये जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उन बातों का वर्णन होता है दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी में। फिर से एक बार शॉर्ट में आप देख लीजिए, कौन सा कार्य करना अपराध है और उसके लिए कितना दंड मिलेगा, ये आईपीसी में होता है। और ऐसा करने वाले व्यक्ति के साथ पुलिस से लेकर के न्यायालय तक क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये सीआरपीसी का विषय होता है। अभी आप देख रहे हैं कि क्या करना अपराध है, क्या करना अपराध नहीं है, यानी कि आप पढ़ेंगे आईपीसी का टॉपिक आत्मरक्षा का अधिकार। तो वापस हम चलते हैं इस पर। आत्मरक्षा का अधिकार जैसा कि मैंने कहा कि जब भी आपके ऊपर संकट उत्पन्न होगा तो आपकी रक्षा करने का दायित्व राज्य का है। लेकिन हर उस परिस्थिति में जब आप पर संकट उत्पन्न हो तो राज्य जरूरी नहीं है कि मौकाए वारदात पर पहुंच सके। इसलिए कानून आपको खुद अधिकार देता है कि इन परिस्थितियों में आप स्वयं अपनी रक्षा में आवश्यकता अनुसार बल का प्रयोग कर सकें। और इसलिए पहली जो धारा है 96, धारा 96 स्पष्ट शब्दों में प्रावधान करती है कि निजी प्रतिरक्षा में किया गया कोई कार्य अपराध नहीं है। यानी कि सामान्यतः जो कार्य करना अपराध की श्रेणी में आता है उसे अगर आपने निजी प्रतिरक्षा यानी आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस में किया है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मुद्दा यह है कि हम किसकी रक्षा कर सकते हैं, संकट किस प्रकार का होना चाहिए। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा धारा 97 पर। यहाँ देखिए धारा 97 है
धारा 97 में पहला पॉइंट, इसको ध्यान से देखिएगा, स्वयं की शरीर, शरीर को अंडरलाइन, या अन्य व्यक्ति की शरीर, यानी स्वयं की शरीर या अन्य व्यक्ति की शरीर। अन्य व्यक्ति में कोई अजनबी भी शामिल हो सकता है, यानी जरूरी नहीं है कि आप उस व्यक्ति को जान रहे हों। दूसरा क्या है, स्वयं की संपत्ति या अन्य व्यक्ति की संपत्ति, यहाँ भी अजनबी शामिल, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें दो चीज़ें आई, एक तो शरीर, दूसरी संपत्ति। किसकी शरीर, स्वयं की शरीर या अन्य व्यक्ति की शरीर, यानी हमारी शरीर हो या आपकी शरीर हो, हमारी संपत्ति हो या आपकी संपत्ति हो, के विरुद्ध होने वाले अपराधों, स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये अपराधों लिखा है, के प्रति निजी प्रतिरक्षा में बल प्रयोग का अधिकार होगा। मतलब बात साफ है। धारा 97 ये प्रावधान करती है कि हमारी शरीर या आपकी शरीर, हमारी संपत्ति या आपकी संपत्ति के विरुद्ध अगर अपराध हो रहा है तो आपको निजी प्रतिरक्षा में बल प्रयोग का अधिकार मिलेगा। भारतीय विधि और इंग्लैंड की विधि में यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इंग्लैंड की विधि पर क्यों चला गया। तो हमारी जो भारतीय दंड संहिता है, जिसको 1860 में लिखा गया था, वास्तव में वो अंग्रेज़ों के द्वारा ही बनाई गई थी। समय समय पर बदलाव हुए हैं और इसलिए इंग्लैंड की विधि से हमारी विधि में थोड़ा सा तुलना की जाती है, क्योंकि वही लोग वहाँ की विधि को अलग रखते हैं, यहाँ की विधि अलग है। ऐसा इसलिए कि हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारी रूढ़ियाँ उनसे अलग हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा अंतर होता है। और हमेशा विधि पढ़ते हुए इंग्लैंड की विधि से हमारी विधियों की तुलना होती रहती है। तो यहाँ देखिए फिर से, हमारी शरीर हो या आपकी शरीर हो, हमारी संपत्ति हो या आपकी संपत्ति हो, अगर इसके विरुद्ध अपराध हो रहा है तो आपको निजी प्रतिरक्षा में आवश्यकता अनुसार बल प्रयोग का अधिकार मिलेगा। हमलावर को लाभ प्राप्त नहीं होगा, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप। हमलावर यानी कि मान लीजिए कि आपने मेरे ऊपर हमला किया, एक लाठी उठाया और उस लाठी से आप मेरे ऊपर हमला करने वाले हैं, तो मुझे निजी प्रतिरक्षा का अधिकार मिलेगा। इतनी जल्दी राज्य तो उपस्थित हो नहीं पाएगा मुझे बचाने के लिए, तो मुझे निजी प्रतिरक्षा में बल प्रयोग का अधिकार मिलेगा। और मैंने भी लाठी उठा लिया अपनी प्रतिरक्षा में। अब आपको लगता है कि मैं आप पर हावी हो जाऊंगा और आपको चोट पहुंचा दूंगा, तो आप एक चाकू निकालते हैं और मुझ पर वार कर देते हैं। आपको पकड़ा जाता है और आप दावा करते हैं कि अगर मैं चाकू ना मारता तो ये आदमी मुझे मार देता, इसलिए मैंने निजी प्रतिरक्षा में बल का प्रयोग किया है और मेरा कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं होना चाहिए। तो आप गलत हैं, आपको ये अधिकार प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आप हमलावर थे। हमलावर को ये अधिकार प्राप्त नहीं होगा। निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तो मुझे था, मैंने आप पर हमला नहीं किया था, मैं तो निजी प्रतिरक्षा में बल का प्रयोग कर रहा था, तो फिर आपको ये अधिकार प्राप्त नहीं होगा। लेकिन ध्यान रहे कि निजी प्रतिरक्षा का ये अर्थ नहीं है कि मुझे बदला लेने का अधिकार मिल जाए। निजी प्रतिरक्षा में मैं उतना ही बल का प्रयोग कर सकता हूं जितना कि बचने के लिए आवश्यक हो। अगर आपके उस लाठी के जवाब में मैं तलवार निकाल लेता या फिर मैं रिवॉल्वर निकाल करके फायरिंग करने लगता, तो फिर मैं आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग कर रहा हूं और ऐसी स्थिति में हमलावर को भी निजी प्रतिरक्षा का अधिकार मिल जाएगा। यानी सामान्यतः हमलावर को
निजी प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलता, लेकिन हमलावर के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा में अधिकार का प्रयोग करने वाला व्यक्ति अगर आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग कर रहा है तो हमलावर को भी निजी प्रतिरक्षा का अधिकार मिलेगा। ये उम्मीद है कि आप इस 3 लाइन को समझ गए होंगे। यानी कि शरीर और संपत्ति के विरुद्ध जब अपराध होगा तो निजी प्रतिरक्षा में बल प्रयोग का अधिकार मिलेगा, शरीर चाहे अपनी हो चाहे किसी अन्य व्यक्ति की हो। हमलावर हैं तो लाभ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन हमलावर के विरुद्ध अगर निजी प्रतिरक्षा में बल प्रयोग का अधिकार मिल जाता है तो हमलावर के विरुद्ध अगर निजी प्रतिरक्षा में आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग करते हैं तो फिर आपको यानी हमलावर को ये अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर एक समस्या आती है, मुद्दा रखा जाता है और क्वेश्चन को एक ऊंचे लेवल पर ले जाया जाता है। देखिए धारा 97 क्या कह रही है? धारा 97 कह रही है शरीर और संपत्ति के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति निजी प्रतिरक्षा में बल प्रयोग का अधिकार। एक सवाल है आपसे, आप मुझे ये बताइए कि क्या किसी पागल व्यक्ति का कार्य अपराध की श्रेणी में आता है? नहीं, क्योंकि पागल व्यक्ति के मन में दुर्भावनाएं नहीं होती और सामान्यतः दुर्भावना के बिना किया गया कोई कार्य अपराध नहीं होता है। कुछ अपवाद हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक चैप्टर है अपराध दंड का सिद्धांत जिसमें मैं आपको उन बातों का जिक्र करूंगा। अभी फ़िलहाल सामान्यतः नियम ये है कि दुर्भावना के बिना किया गया कार्य अपराध नहीं होता और पागल व्यक्ति के मन में दुर्भावना होती नहीं है, यानी कि पागल व्यक्ति का कार्य अपराध की श्रेणी में आता नहीं है। अब मान लीजिए एक पागल व्यक्ति चाकू लेकर के आपको मारने के लिए दौड़ाए हुए है, पूरी उम्मीद है कि इतने समय में पुलिस आपकी रक्षा करने के लिए उपस्थित नहीं हो पाएगी, यानी आपके ऊपर संकट आ चुका है। अब यहाँ 2 परिस्थितियाँ हैं, एक ये कि आपकी शरीर संकट में है, दूसरा ये है कि जिस कार्य से संकट उत्पन्न हुआ है वो कार्य अपराध की श्रेणी में आता ही नहीं है, क्योंकि वो पागल व्यक्ति का कार्य है। और धारा 97 ये प्रावधान करती है कि शरीर और संपत्ति के विरुद्ध जब अपराध होगा तभी आप निजी प्रतिरक्षा में बल का प्रयोग कर पाएंगे। अब दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि संकट है, पागल मुझे मार भी देगा, पुलिस बचाने के लिए उपस्थित नहीं है और पागल व्यक्ति का कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता। धारा 97 कहती है कि जब अपराध होगा तो आप बल का प्रयोग करेंगे। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आपके दिमाग में आएगा कहीं इसको मैं निजी प्रतिरक्षा में भी मारता हूं तो मैं दोषी हो जाऊंगा, क्योंकि इसका कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता, और अगर मैं बचाव नहीं करता हूं, सेल्फ डिफेंस में बल का प्रयोग नहीं करता हूं, तो ये मुझे मार देगा। तो क्या होगा? यहाँ पर एक डाउट उत्पन्न होता है। इस डाउट को क्लियर किया गया है भारतीय दंड संहिता की धारा 98 में। धारा 98 में कहा गया है कि किसी पागल व्यक्ति या विकृत चित्त व्यक्ति, यानी जिसका चित्त विकृत हो गया हो, मतलब पागल व्यक्ति ही होता है, उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों के विरुद्ध भी निजी प्रतिरक्षा में बल का प्रयोग किया जाता है। इससे ये बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है कि निजी प्रतिरक्षा में बल प्रयोग के लिए किसी अपराध का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि सिर्फ इतना आवश्यक है
कि आपकी शरीर या संपत्ति पर संकट उत्पन्न हो गया हो और बचाव के लिए राज्य उपस्थित न हो पा रहा हो, तो आप निजी प्रतिरक्षा में बल का प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से धारा 96, 97 और 98 तक आपको क्लियर हो गया है। लेकिन वैसे ये बड़ा व्यापक अधिकार है। कुछ कभी कभी कहा जाता है कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कितना व्यापक अधिकार है, इसके लिए कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। हालांकि उस पर बड़ा विवाद है न्यायालयों के बीच भी, विधि में भी, पर उस उदाहरण के जरिए कम से कम अंदाज़ा तो आप लगा सकते हैं कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कितना विस्तृत है। कहा गया है कि जैसे एक नदी में सवार होकर के, एक नाव में सवार होकर के एक नदी में आप नदी को पार कर रहे हैं। नाव बीच नदी में पहुंचती है और उस पर लोड ज़्यादा है। आपको आभास होता है कि नाव डूब जाएगी और सब के सब मारे जाएंगे, आप भी मारे जाएंगे। तो आपको ये अधिकार है कि आप नाव में से कुछ बोझ को कम कर दीजिए, यानी आप उठा के नीचे फेंक सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा विवादित विषय है। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि ऐसे अधिकार आपको निश्चित तौर पर मिल जाएंगे। ये सिर्फ उस रेफरेंस में है जिससे आप समझ सकें कि आत्मरक्षा का अधिकार बड़ा ही व्यापक अधिकार है। लेकिन इतना जान लेने के बाद तो आप अपराधी हो जाएंगे। आप किसी को भी मार देंगे और कहेंगे कि निजी प्रतिरक्षा में मार दिया मैंने। इसलिए आगे की चीज़ों को समझना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। यानी हमने शुरू में ही जब मुख्य बिंदु मैं आपको बता रहा था, तो मैंने एक पॉइंट और बताया था कि कब यह अधिकार आपको प्राप्त नहीं होता है, और संभवतः वो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण धारा है, उस पर हम चर्चा करते हैं। धारा 99 में इसका जिक्र है। धारा 99 को अपवाद भी कहा गया है इस नियम का, यानी ऐसी परिस्थितियां जब निजी प्रतिरक्षा में बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अभी तक आप पढ़ रहे थे कि निजी प्रतिरक्षा में कब बल का प्रयोग किया जा सकता है। अब आप देख रहे हैं धारा 99 में कि कब बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि इस अधिकार, इस नियम के अपवाद हैं। ये अपवादों के नाम से आपसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षाओं में और मुख्य परीक्षाओं में भी। देखिए यहाँ पर क्या है। पहला, लोक सेवक द्वारा पद के अनुक्रम में किए जा रहे कार्यों के विरुद्ध। लोक सेवक यानी सरकारी अधिकारी द्वारा पद के अनुक्रम में, यानी ड्यूटी पर सरकारी काम करते हुए कोई कार्य किया जा रहा है जिससे आपके शरीर पर संकट उत्पन्न होता है या संपत्ति पर संकट उत्पन्न होता है, तो आप उसके विरुद्ध बल का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे भी थोड़ी देर पहले भी एग्जाम्पल मैंने दिया था। आप किसी अपराध में वांछित हैं, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और पुलिस इंस्पेक्टर आपको गिरफ्तार करने आता है, पूरा लाव लश्कर लेकर के। क्या लग रहा है, शरीर पर संकट आया है या नहीं? आया है। लेकिन क्या आप उस इंस्पेक्टर के खिलाफ बल का प्रयोग करने का अधिकार रखते हैं? नहीं रखते। दूसरा है, लोक सेवक के निर्देश पर अन्य व्यक्ति, लोक सेवक के निर्देश पर अन्य व्यक्ति द्वारा किए जा रहे कार्यों के विरुद्ध। जरूरी नहीं है कि सरकारी काम सीधे तौर पर लोक सेवक ही करे। जैसे सड़कें बन रही हैं या शहरों के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं
तो इसमें क्या है कि लोक सेवक निर्देश देता है या वो ठेकेदार को इसके लिए अधिकृत करता है कि आप ये काम करेंगे, और आपकी कोई संपत्ति उस सरकारी संपत्ति के दायरे में आ रही है, उसकी ज़मीन के दायरे में आ रही है, तो वह उसे हटाएगा। और हटाएगा तो आपको अपनी संपत्ति पर संकट महसूस होगा, लेकिन क्या आप उस व्यक्ति के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा में बल का प्रयोग करेंगे? जवाब है नहीं करेंगे। तीसरा है अधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का अवसर होने पर। ये पॉइंट, अधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का अवसर होने पर, इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट ही इसी पर डिपेंड है कि आपकी रक्षा करने का दायित्व तो राज्य का है, उसकी संस्थाओं का है, उसके अधिकारियों का है। अगर वह उपस्थित नहीं हो पाते, उनकी सहायता नहीं मिल पाती है, तो ही आप निजी प्रतिरक्षा में बल का प्रयोग करेंगे। और अगर अवसर मिल रहा है तो आप क्यों करेंगे? अगर ऐसा है तो आप अपराधी हो जाएंगे। अगर अधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का अवसर है फिर भी आप निजी प्रतिरक्षा में बल का प्रयोग कर रहे हैं तो आप अपराधी हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप एक स्कूल में हैं, आप एक छात्र हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, और वहाँ आपको सूचना मिलती है कि कुछ लोग बाहर खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि जब आप निकलेंगे तो वो आप पर हमला करेंगे। तो अभी स्थिति क्या है? अभी आप पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं, किसी अन्य संस्था को फ़ोन कर सकते हैं जो आपके बचाव के लिए आ सके, तो आप अधिकारियों की सहायता प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे। अगर आप सोचेंगे ज़रा पता करो कितने हैं, चल के मैं ही निपटा देता हूँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप दोषी हो जाएंगे। ये अधिकार आपको नहीं मिलता। हाँ, अगर ये सूचना मिल रही है कि पुलिस के आने से पहले वो लोग सीधे स्कूल के अंदर आ रहे हैं और हमला कर देंगे और जान खतरे में आ चुकी है, तो फिर ये अधिकार आपको प्राप्त हो जाता है और आप बल का प्रयोग कर सकते हैं। ये पॉइंट देखिए आप, आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग पर लाभ प्राप्त नहीं होगा। आवश्यकता से अधिक यानी आपके बचाव के लिए जितने बल प्रयोग की आवश्यकता है, आप सिर्फ उतना ही बल का प्रयोग करेंगे, आवश्यकता से अधिक नहीं। यानी जैसे ही संकट टल जाए कि अब आपके शरीर पर कोई खतरा नहीं है, संपत्ति पर कोई खतरा नहीं है, संकट टल चुका है, तो आप बल का प्रयोग नहीं करेंगे। आप पर कोई वार करता है, जवाब में आप उस पर वार करते हैं बचाव में अपने, और फिर वो भागता है, तो भागने का मतलब है कि संकट टल चुका है। अगर आप उसका पीछा करके उसके ऊपर वार करते हैं तो फिर आप दोषी हो जाएंगे, क्योंकि ये आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग माना जाएगा। तो ये 4 अपवाद हैं जब आप निजी प्रतिरक्षा में बल का प्रयोग नहीं कर सकते। लोक सेवक द्वारा पद के अनुक्रम में कार्य हो रहा है तो नहीं कर सकते। लोक सेवक के निर्देश पर कोई अन्य व्यक्ति कर रहा हो जिससे संकट आया हो तो नहीं कर सकते। अधिकारियों की सहायता का अवसर हो तो नहीं कर सकते, और आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग आप नहीं कर सकते। यहाँ एक विशेष बात हम ले आते हैं जो इस चैप्टर से आगे चली जाती है। एक उदाहरण है, समझिएगा उसको ध्यान से। एक तस्कर था, ऐसे समझिए का ये एक तस्कर है। तस्कर यानी स्मगलर, जो स्मगलिंग करता है। ये स्मगलिंग करके भाग रहा था और एक लोक सेवक यानी कि पुलिस अधिकारी है,
ये इसका पीछा करता है और उसको चेतावनी देता है कि रुक जाओ वरना गोली मार देंगे। लोक सेवक यानी एक्साइज इंस्पेक्टर उस तस्कर को ये चेतावनी देता है कि रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा, लेकिन तस्कर रुकता नहीं है, वो भागता ही रहता है। एक्साइज इंस्पेक्टर एक फायरिंग करता है उसके ऊपर। इससे तस्कर की चाल थोड़ी धीमी होती है और वो डर जाता है, लेकिन वो भागता रहता है। एक्साइज इंस्पेक्टर ने दूसरा फायर किया, अब एक फायर, फिर दूसरा फायर। आमतौर पर फिल्मों में बहुत सारी फायरिंग होती हैं, पर वहाँ उतना डर नहीं लगता लोगों को, हीरो है बच जाएगा। लेकिन वास्तविक जीवन में एक फायरिंग होना भी बहुत खतरनाक होता है। तो तस्कर थोड़ा डर गया था, उसकी चाल धीमी हो गई थी और उसको लग रहा था कि एक फायरिंग हुई, दूसरी फायरिंग हुई, अब तीसरी भी हो सकती है, आगे भी फायरिंग हो सकती है और मेरी जान जा सकती है या गंभीर चोट मुझे आ सकती है। तब तक एक्साइज इंस्पेक्टर तस्कर के पास पहुंच चुका था और तस्कर ने एक तलवार जो उसके पास पहले से थी उसको निकालता है और एक्साइज इंस्पेक्टर के पैर पर वार कर देता है अपने बचाव में। उसे पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस तस्कर को यह कहते हुए रिहा किया कि उसे अपनी बचाव में बल प्रयोग का अधिकार प्राप्त था। इसका अर्थ ये निकलता है कि भले ही लोक सेवक है और वह सरकारी कार्य करते हुए बल का प्रयोग कर रहा है, लेकिन वह किसी व्यक्ति को गंभीर चोट या मृत्यु की आशंका में नहीं डाल सकता। निहितार्थ ये है कि अगर लोक सेवक द्वारा पद के अनुक्रम में भी कार्य किया जा रहा है और उस कार्य से आपके शरीर को गंभीर चोट का खतरा उत्पन्न होता है या मृत्यु की आशंका उत्पन्न हो जाती है, तो आपको लोक सेवक के विरुद्ध भी निजी प्रतिरक्षा में बल प्रयोग का अधिकार प्राप्त होगा। इस पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, आवश्यक हो तो रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि बाकी सामान्य बातें हैं, यह इन सामान्य बातों के बीच एक असामान्य बात है जो कि आपके आंसर को अच्छा बना सकती है और बहुत सारे सवाल भी वहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि धारा 99 यानी इसके 4 अपवादों को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक और मुद्दे पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग, ये जो शब्द है, आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग का मतलब क्या है, कितना बल का प्रयोग होना चाहिए। तो ये उस घटना और परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि क्या वो आवश्यकता अनुसार था या आवश्यकता से अधिक तो नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको एक केस पर मैं डिस्कस करता हूँ। बूटा सिंह बनाम पंजाब। बूटा सिंह बनाम पंजाब का बड़ा लीडिंग केस है ये, 1991 का है। इसमें हुआ क्या था, ध्यान से समझिएगा, आपको अंदाज़ा लगेगा कि आवश्यकता अनुसार या आवश्यकता से अधिक हो क्या सकता है। इस कहानी को सुनिएगा आप। इस बूटा सिंह बनाम पंजाब के वाद में हुआ ये था कि बूटा सिंह पंजाब के एक किसान थे और एक ज़मीन का, खेत का विवाद था अपने ख़ानदान पटीदार के अन्य लोगों के साथ। उस पर मुकदमा चल रहा था, स्टे था ज़मीन पर। जो दूसरे पक्ष के लोग थे, एक दिन क्या करते हैं कि एक ट्रैक्टर वाले को खेत की जुताई करने के लिए बुलाते हैं और खुद भी 10-12 की संख्या में खेतों में काम कर रहे थे। अब ये देखा बूटा सिंह ने, तो बूटा सिंह ने क्या किया कि अपने एक 13 वर्षीय बच्चे को उस खेत में भेजा और
इतना संदेश के साथ भेजा कि जा कर के उस ट्रैक्टर वाले को ये बता दो कि ये खेत विवादित है, इस पर मुकदमा चल रहा है, न्यायालय का स्टे है और वह इस खेत में ट्रैक्टर ना चलाए। बूटा सिंह का बेटा गया और वहाँ पर उसने उस ट्रैक्टर वाले को सारी बातें बता दी। ट्रैक्टर वाले ने खेत को जोतने से मना कर दिया। ये देख करके जो अन्य लोग, दूसरे पक्ष के लोग उस खेत में काम कर रहे थे, उन्होंने बूटा सिंह के बच्चे को मारने के लिए दौड़ाया। अब जाहिर सी बात है, खेतों में 10-12 लोग काम कर रहे हैं तो उनके हाथ में फावड़े होंगे, कुल्हाड़ियाँ होंगी और भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। पंजाब का मामला है, सबके पास वहाँ तलवारें होती हैं और अगर विवाद चल रहा है इतना, तो जाहिर सी बात है कि वो अन्य हथियारों के साथ तैयारी भी कर रखे होंगे। तो क्या किए, वो बूटा सिंह के बच्चे को मारने के लिए दौड़ाए। वो बच्चा भागा, भागते हुए अपने घर पर आया, जो घर खेत में बने ट्यूबवेल पर था, और आकर के उस घर में घुस गया। बूटा सिंह के घर में 3 लोग रहते थे, बूटा सिंह, उनकी पत्नी और उनका 13 वर्षीय बच्चा। अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। 10-12 लोग जो दूसरे पक्ष के थे वो उस घर को घेर लेते हैं और बूटा सिंह के मकान पर गोलियां चलाने लगते हैं। कुछ लोग दरवाजे पीट रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि 3 लोग जो घर में बंद हैं और सुनसान जगह, एक ट्यूबवेल पर जो घर बना हुआ है, उसको 10-12 लोग घेर करके हमला कर दिए हैं। क्या महसूस होगा? या तो गंभीर चोट आएगी या तो मृत्यु हो सकती है। अब इस पर कितना बल का प्रयोग किया जा सकता है? बाहर के लोग फायरिंग करना शुरू किए। बूटा सिंह के पास भी बंदूकें थी और उन्होंने भी घर के अंदर से जो झरोखे वगैरह बने थे, उससे उन्होंने भी अपने बचाव में फायरिंग करना शुरू कर दिया। दोनों पक्षों के कुछ लोगों को चोटें आईं और जो दूसरा पक्ष था, बाहर बूटा सिंह के खिलाफ वाला पक्ष, उसमें एक व्यक्ति मारा जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। अब बूटा सिंह को पकड़ा जाता है। बूटा सिंह सेल्फ डिफेंस यानी निजी प्रतिरक्षा का दावा करते हैं। तो दोनों तरफ से जो तर्क दिए गए न्यायालय में, उसमें बताया गया कि 12 लोगों की संख्या थी, मकान को घेर रखे थे, गोलियां चल रही थी और इसमें निजी प्रतिरक्षा करने वाला अगर किसी व्यक्ति को जान से मार देता है तो यह आवश्यकता से अधिक नहीं है। न्यायालय का रुख भी कुछ इसी तरह जा रहा था। ऐसा देख करके जो दूसरे पक्ष के वकील थे, उन्होंने कहा कि बूटा सिंह को निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा क्योंकि वो हमलावर थे। उनका 13 वर्षीय बच्चा ही पहले उस खेत में गया हुआ था और इसलिए ये अधिकार हमलावर होने के नाते बूटा सिंह को प्राप्त नहीं होना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी किया, इंटरेस्टिंग है वो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बात कि अगर हम 13 वर्षीय बच्चे को हमलावर मानते हैं तो ये गलत है। 13 वर्षीय बच्चा हमलावर नहीं हो सकता इतने ज़्यादा संख्या में लगे हुए लोगों के ऊपर, यानी 10-12 लोगों के खिलाफ एक 13 साल का बच्चा हमलावर नहीं हो सकता। अगर मान भी लें कि वह हमलावर था, तो क्या एक 13 वर्षीय बच्चे के खिलाफ निजी प्रतिरक्षा में दूसरा पक्ष गोलियां चलाएगा? 12-13 लोग, 10 दर्जन भर लोग मिल करके क्या वो निजी प्रतिरक्षा का लाभ ले रहे थे? और अगर वो निजी प्रतिरक्षा कर रहे थे तो ये आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग था और हमलावर को भी लाभ प्राप्त हो जाएगा। यानी कि बूटा सिंह ने बिल्कुल घटना और परिस्थिति के अनुसार, आवश्यकता अनुसार बल का प्रयोग किया है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत रिहा करने का आदेश दे दिया। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, यानी धारा 100 में आते हैं। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है
और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट भी है ये। क्या लिखा है? ऐसी परिस्थितियां जब शरीर की निजी प्रतिरक्षा में, ध्यान दीजिएगा, शरीर की बात हो रही है, यहाँ संपत्ति नहीं है, सिर्फ शरीर। ऐसी परिस्थितियां जब शरीर की निजी प्रतिरक्षा में बल का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। अटपटा लग सकता है नए बच्चों को जिन्होंने पहले विधि नहीं पढ़ा है। मृत्यु कारित की जा सकती है। कारित करना मतलब उसकी मृत्यु की जा सकती है। इसका मतलब है कि जान से मारा जा सकता है। ये एक लीगल लैंग्वेज है। विधि में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता रहेगा, आपको धीरे धीरे आदत लग जाएगी। यहाँ पर पहले कुछ बातों पर ध्यान दे दीजिए। किसी व्यक्ति की हत्या की जा सकती है, ये सब ध्यान नहीं रहेगा। हत्या एक अपराध है और निजी प्रतिरक्षा में बल का प्रयोग करना अपराध नहीं होता है। इसीलिए लिखा है मृत्यु कारित की जा सकती है। हत्या कभी मत लिखिएगा यहाँ पर, ना बोलिएगा, क्योंकि आपका जो कार्य है वो अपराध नहीं है और हत्या करना एक अपराध होता है। तो 7 परिस्थितियाँ हैं इसके लिए। पहले तो आईपीसी में सिर्फ 6 परिस्थितियाँ थी। ये जो 7वीं परिस्थिति है ये फरवरी 2013 में जोड़ी गई। दिल्ली में जो निर्भया घटना हुई उसने पूरे देश को इस तरह से हिला के रख दिया था। हमारी संसद से लेकर के तमाम कानूनी संस्थाओं को हिला के रख दिया था कि इसके लिए उस समय दंड विधि में सुधार के लिए जे.एस. वर्मा कमेटी बनाई गई थी। जे.एस. वर्मा कमेटी ने बहुत सारे सुधारों के लिए सुझाव दिए थे। उसी में से एक ये भी था कि एसिड हमला जोड़ दिया जाए धारा 100 में आईपीसी के, यानी इस परिस्थिति में भी आप जान से मार सकते हैं। मैं आता हूं क्रमशः। 7 परिस्थितियां टोटल हैं जब आप किसी व्यक्ति को शरीर की निजी प्रतिरक्षा करते हुए जान से मार सकते हैं। पहला है मृत्यु की आशंका, यानी आपके शरीर पर या अन्य व्यक्ति के शरीर पर संकट ऐसा उत्पन्न हुआ हो जिससे आपको लगता हो कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसा करने वाले को आप जान से मार सकते हैं। दूसरा है गंभीर चोट। गंभीर चोट ये आईपीसी के दूसरे टॉपिक में उपहति, यानी जब मैं ग्रेवियस हर्ट के विषय में बताऊंगा तो 8 प्रकार की जो चोटें होती हैं वो गंभीर चोट की श्रेणी में आती हैं। कई चीज़ें होती हैं इसमें, जैसे अस्थि का भंग हो जाना, जिसमें दांत का भंग हो जाना, दोनों आँखों में से दोनों का या किसी एक आँख की जो देखने की क्षमता है उसका स्थायी रूप से समाप्त हो जाना, या किसी अंग का कट जाना, या फिर श्रवण शक्ति यानी सुनने की शक्ति का समाप्त हो जाना। ऐसी 8 बातें हैं, आएंगे हम वहाँ पर। इसको गंभीर चोट की श्रेणी में डाला जाता है। अगर ऐसी भी संभावना है, ऐसा लगता है, विश्वास हो गया है कि ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को आप जान से मार सकते हैं। बलात्कार, अप्राकृतिक दुष्कर्म, अपहरण, व्यपहरण एक शब्द आया है, किडनैपिंग और एब्डक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सदोष परिरोध, एसिड हमला। इसमें बाकी यहाँ से लेके यहाँ सारी चीज़ों को आप जानते हैं। जो आप नहीं जानते जिन शब्दों को, व्यपहरण और सदोष परिरोध, ये हम आपको बताते हैं कि क्या होता है। जैसे अपहरण है, सभी जानते हैं, किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक ले जाना अपहरण होता है। लेकिन किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के साथ ले जाना व्यपहरण होता है, अगर वह व्यक्ति जिसको ले जाया जा रहा है वो अपनी इच्छा या सहमति देने के योग्य ना हो। जैसे
जैसे कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की या 16 वर्ष से कम आयु का लड़का या कोई पागल व्यक्ति, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो विधिक रूप से किसी के संरक्षण में होते हैं, वह अपनी सहमति देने की योग्यता नहीं रखते। उनके अभिभावक की सहमति होना आवश्यक होती है। उस व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध भी आप ले जा रहे हैं, इच्छा से भी ले जा रहे हैं, तो ये व्यपहरण का अपराध होगा। यानी साफ है, किसी व्यक्ति को, वह किसी भी आयु वर्ग का हो सकता है, छोटा बच्चा हो चाहे कोई बूढ़ा हो बड़ा हो, अगर उसकी सहमति के विरुद्ध आप ले जाते हैं तो अपहरण होगा। और किसी को जो कि सहमति देने की योग्यता नहीं रखता है, जो किसी के विधिक संरक्षण में है, उसको आप उसकी सहमति से ले जाते हैं तो ये व्यपहरण का अपराध होगा। ऐसा करने वाले को आप जान से मार सकते हैं। ध्यान रहे, चाहे आपके साथ हो रहा हो चाहे किसी अन्य व्यक्ति के साथ हो रहा हो, दोनों परिस्थितियों में बराबर अधिकार आपको मिलेंगे। अब देखिए, सदोष परिरोध क्या होता है। सदोष परिरोध को समझने के लिए ऐसे समझिए आप, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, सभी दिशाओं में इसे जाने का अधिकार है, स्वतंत्रता है, संविधान प्रदान करता है, ये सभी दिशाओं में जाने का अधिकार रखता है। अगर इसे कुछ दिशाओं में जाने से रोका जाता है तो इसे सदोष अवरोध कहा जाता है। सदोष अवरोध। ऐसा करने वाले को आप जान से नहीं मार सकते, ध्यान रहे, क्योंकि रास्ते खुले हैं और आप अधिकारियों की सहायता ले सकते हैं। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को जिसे सभी दिशाओं में जाने की आज़ादी है, अगर आप पूर्णतः बंदी बना देते हैं तो इसको कहा जाता है सदोष परिरोध। ऐसा करने वाले को आप जान से मार देने का अधिकार रखते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा भारतीय दंड संहिता की धारा 100 कह रही है, क्योंकि ये बंदी बनाना हो गया। और बंदी क्यों बनाया गया, आगे क्या हो सकता है आपके साथ, कौन से अपराध हो सकते हैं, कितना संकट आप पर लाया जा सकता है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 100 आपको ये अधिकार देती है कि सदोष परिरोध करने वाले व्यक्ति को या बंदी बनाने वाले व्यक्ति को आप जान से मार सकते हैं। एसिड हमला। एसिड हमला पहले शामिल नहीं था, जैसा कि मैंने बताया 2013 में इसको शामिल किया गया। बहुत ऐसी घटनाएं घट रही थी एसिड हमला की, खास करके महिलाओं पर ऐसी घटनाएं ज़्यादा हो रही थी। तो एक सुझाव आया JS वर्मा कमेटी से कि एसिड हमला भी उस श्रेणी में होना चाहिए जब निजी प्रतिरक्षा करने वाला व्यक्ति जान से मार सके ऐसे हमलावर को, ताकि एक भय व्याप्त हो अपराधियों में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी होता क्या है कि ये अधिकार आपको मिलते कब हैं। ये जो निजी प्रतिरक्षा में जो व्यक्ति काम कर रहा है, यानी पीड़ित, ये उसकी सोच, उसकी मानसिकता पर डिपेंड करेगा। से होता क्या है कि मान लीजिए एक व्यक्ति एक किसी जार में, बॉटल में पानी लिए हुए है और वो पानी उसके ऊपर फेंकना चाहता है। पहले से ऐसे वातावरण तैयार कर दिए गए हैं कि पहले से डरा दिया गया है कि मैं तुम्हारे ऊपर एसिड फेंकूंगा। और एक दिन ऐसा होता है कि वो पानी भर करके लाया है और फेंकने वाला है, और दूसरा व्यक्ति जिसके ऊपर वो पानी गिरने वाला है, क्योंकि पहले से ऐसे वातावरण बने हुए हैं,
कि उसके ऊपर एसिड फेंका जा सकता है कभी भी, और उसे लगता है कि ये एसिड है, तो इस परिस्थिति में भी वह निजी प्रतिरक्षा करते हुए बल का प्रयोग कर सकता है, भले ही वह पानी क्यों ना हो, क्योंकि उसको तो लगता है कि वह एसिड है। ध्यान रहे कि इस बात को न्यायालय में निजी प्रतिरक्षा का जो व्यक्ति दावा करता है उसी को साबित करना पड़ता है, ताकि दुरुपयोग ना हो। अन्यथा हर व्यक्ति कहेगा कि मैंने बचाव में, निजी प्रतिरक्षा में ये कार्य किए हैं। सबूत का भार निजी प्रतिरक्षा का दावा करने वाले व्यक्ति पर ही रहेगा, ना ध्यान दीजिएगा। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण केस है, उस पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। बड़ा लीडिंग केस है, उत्तर प्रदेश का ही है, विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश। विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश, ये केस है 1959 का, बड़ा लीडिंग केस है। इसकी घटना को जब आप सुनेंगे तो कुछ चीज़ें, यानी कई बातें क्लियर हो जाती हैं इन प्रावधानों को लेकर के। हुआ ये था इसमें कि ये जो विश्वनाथ है, इसकी जो बहन थी, ससुराल में उसको ससुराल वालों के द्वारा बड़ी पीड़ा पहुंचाई जाती थी, प्रताड़ना होती थी उसके साथ। तो एक दिन मौका पा करके वो मायके चली आई और उसने घर वालों को पूरी आप बीती बताई। पहले से भी लोगों को जानकारी थी, और अब वह ससुराल जाना नहीं चाहती थी। कुछ दिन बीत गए तो विश्वनाथ की बहन का जो पति, यानी कि विश्वनाथ के क्या लगेंगे, जीजा जी, एक दिन वो आए अपनी पत्नी को ले जाने के इरादे से। पत्नी ने पति के साथ जाने से इनकार कर दिया। लेकिन पति ले जाने पर आमादा था। हुआ क्या उसके बाद कि पत्नी के न चाहने पर भी उसके पति ने उसको ज़बरदस्ती घर से घसीट करके बाहर निकाला, उसके बालों को पकड़ा और उसे ज़मीन पर घसीटते हुए ले जा रहा है गाड़ी की तरफ अपने। तो उस स्त्री का जो भाई था विश्वनाथ, और घर के और सदस्यों ने उसको मना किया कि ज़बरदस्ती इसे मत ले जाओ, ये गलत है, वो नहीं जाना चाहती है तो उसे मत ले जाओ। लेकिन उसका पति बिल्कुल इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और ज़बरदस्ती उसे खींचता हुआ ले जा रहा था, गाड़ी के अंदर डाल दिया। यानी कि परिस्थिति ऐसी बन गई है कि एक व्यक्ति है जो एक स्त्री का अपहरण कर रहा है, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे ले जा रहा है। ऐसे मौक़ों पर आपको भी यकीन है कि तत्काल राज्य या पुलिस मदद के लिए नहीं पहुंच पाएगी। परिवार वाले पहले ही मना कर रहे थे। अब इस पर क्या हुआ कि विश्वनाथ ने वहीं पर पड़े किसी हथियार से, कोई जो गांव में होते हैं फावड़े वगैरह, उससे अपने बहन के पति के ऊपर वार कर दिया, अपनी बहन के अपहरण को बचाने के लिए। और जीजा जी वहीं ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो जाती है। विश्वनाथ को पकड़ा जाता है, सारी परिस्थितियां प्रस्तुत की जाती हैं कि ऐसी ऐसी घटना हो रही थी, अपहरण हो रहा था और उसमें बचाव के लिए मैंने निजी प्रतिरक्षा में बल का प्रयोग किया, कोई और रास्ता मेरे पास नहीं था। इसमें कई बार बच्चे सवाल करते हैं कि कैसे ये साबित होगा कि जो विश्वनाथ कह रहा है वो सही है। तो अभियुक्त के बयान और घटना स्थल की परिस्थितियां, जो वहाँ क्राइम सीन जो होती है, उसका मिलान कराया जाता है। जैसे आपका एक बयान लिया जाए, आप कहानी बता दीजिए, तो आपने देखा होगा कई जगहों पर, फिल्मों के माध्यम से भी देखा होगा कि जहाँ घटना होती है वहाँ की तमाम फ़ोटो ली जाती हैं, वो जगह सील कर दी जाती है। वो इसलिए होता है कि इस मामले में जैसे समझिए कि उस घटनास्थल पर जाकर देखा गया तो
विश्वनाथ की बहन के जो पाँव के चप्पल वगैरह थे, एक चप्पल घर के अंदर था, दूसरा घर के बाहर था। उसके हाथ में खुरचे जाने के निशान थे, ज़मीन पर घसीटे जाने के निशान थे, और जो मृतक था यानी उसकी बहन का पति, उसके हाथों में विश्वनाथ की बहन के कुछ टूटे हुए बाल थे। यानी कि विश्वनाथ का बयान घटनास्थल से बिल्कुल मैच कर रहा है कि वह बाल पकड़ करके घसीट रहा था तो हाथों में बाल आया, मतलब बात सही है। घसीटे जाने के निशान दिखे घटनास्थल पर, यानी विश्वनाथ सच बोल रहा है। पाँव का एक चप्पल घर में है और दूसरा चप्पल घर के बाहर है, तो घसीटे जाने पर ऐसी स्थिति बन जाती है। चूड़ियों के कुछ टूटी चूड़ियाँ भी वहाँ पाई गई, यानी कि अगर हाथ पकड़ करके खींचा जाए तो ऐसा हो सकता है, या बचाव में वो स्त्री प्रयास कर रही है तो ऐसा हो सकता है। तो विश्वनाथ को सही पाया गया कि वो जो कह रहा है सबूत उसके पक्ष में हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने विश्वनाथ को रिहा करने का आदेश दिया। विश्वनाथ को अपराधी नहीं माना गया। ये बात क्या साबित कर रही है? हमने कहा ये एक लीडिंग केस है। किस मामले में? पहला ये कि अपहरण करने वाले व्यक्ति को आप जान से मार सकते हैं, ये अपराध नहीं होगा। ये तथ्य इससे ये साबित हुआ। दूसरा ये कि जिस प्रकार से आप अपने शरीर की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से दूसरे की शरीर की भी रक्षा कर सकते हैं। यहाँ विश्वनाथ पर संकट नहीं था, यहाँ संकट विश्वनाथ की बहन पर था, और उसने दूसरे व्यक्ति की रक्षा करते हुए बल का प्रयोग किया, और उच्चतम न्यायालय ने उसे बिल्कुल वैध माना, धारा 100 के अधीन माना, और विश्वनाथ को दोषी नहीं माना। तो इस तरह से ये केस एक लीडिंग केस हो जाता है। अब उम्मीद है कि आप धारा 100 को भी समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए धारा 101 और 102 आती है। इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि कुछ खास यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। मैं बताता हूँ। 101 में सिर्फ इतना कहा गया है कि वो परिस्थितियाँ जब निजी प्रतिरक्षा में बल का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति को जान से नहीं मारा जा सकता। तो साफ है, ये 7 परिस्थितियाँ हैं जब निजी प्रतिरक्षा में किसी व्यक्ति को जान से मारा जा सकता है। तो इन परिस्थितियों को छोड़ करके बाकी किसी भी अन्य परिस्थिति में निजी प्रतिरक्षा करते हुए किसी व्यक्ति को जान से नहीं मारा जा सकता, मात्र आवश्यकता अनुसार बल का प्रयोग किया जा सकता है। धारा 102 ये बात कहती है कि निजी शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कब उत्पन्न होगा और कब तक बना रहेगा। तो बिल्कुल साफ है। इसको समझने के लिए अब तक आपने जितना पढ़ा है उन सभी ज्ञान को आप यहाँ पर ले आएंगे अपने दिमाग में। यानी कि जब आप पर संकट उत्पन्न हो, राज्य मदद करने के लिए उपस्थित हो ना पा रहा हो, लोक सेवक द्वारा संकट नहीं हो बल्कि एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा संकट हो, यानी उन अपवादों को छोड़ दिया जाए, तो जब आपके ऊपर संकट आएगा और ऐसा लगेगा कि अब अपना बचाव हम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है, तब आपका ये अधिकार उत्पन्न होता है धारा 102 के तहत, और तब तक चलता रहता है कि जब तक संकट टल न जाए या आप टाल न दें उसको। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। ये धारा 100 से लेकर के 102 तक की जो 3 धाराएं हैं, ये शरीर की रक्षा के लिए दिख रही थी अभी तक आपको। अब हम आते हैं धारा 103 पर। देखिए उसमें क्या प्रावधान है। देखिए धारा 103 ये धारा 100 की तरह है। तुलना कीजिएगा। अभी मैं आपको सारी धाराएं याद करा दूंगा, और ऐसा करने में मुझे 1 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप सिर्फ प्रावधानों को समझते जाइए।
ऐसी परिस्थितियां जब संपत्ति, वहाँ क्या था, शरीर, धारा 100 में शरीर था और धारा 103 में संपत्ति है। संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा में बल प्रयोग करते हुए अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। धारा 100 में शरीर की रक्षा करते हुए मृत्यु कारित करना, 103 में संपत्ति की रक्षा करते हुए मृत्यु कारित करना है। देखिएगा, पहला है लूट। टॉपिक आएगा लूट का आगे आईपीसी जब आप पढ़ना शुरू करेंगे। रात्रो गृह भेदन, ये सारे टॉपिक आईपीसी में आएंगे। रात्रो गृह भेदन का मतलब होता है कि रात में घर के अंदर अवैध तरीके से प्रवेश करना। गृह भेदन यानी सेंधमारी बोलते हैं, गांव में सेंध काटना बोलते हैं। लेकिन सेंध काटने का अर्थ जो लोग समझते थे, कच्चे मकान होते थे और उसमें एक होल बनाते थे, उससे अंदर घुस जाते थे, घर में चोरी करके निकल आते थे। वास्तव में जब आप गृह भेदन का टॉपिक पढ़ेंगे तो गृह भेदन करने के 6 तरीके होते हैं। अभी आप वहाँ जाएंगे तो फिर आप दूसरे चैप्टर में प्रवेश कर जाएंगे, वो सब हम आपसे डिस्कस करेंगे। रात में गृह भेदन यानी घर के अंदर अवैध तरीके से प्रवेश करना सामान्यतः समझिए आप। अग्नि द्वारा रिष्टि, रिष्टि धारा 425 जब आईपीसी पढ़ेंगे तो रिष्टि को परिभाषित किया जाएगा, रिष्टि के अपराधों का बाकायदे आपको समझाया भी जाएगा। यहाँ आप फिलहाल ये जानिए, किसी संपत्ति का विनाश करना या उसके रूप को इस प्रकार से बदल देना या उस पर उसकी ऐसी क्षति पहुंचाना जिससे मानव को नुकसान, अपहानि या क्षति पहुंचे, तो ये रिष्टि है। जैसे मान लीजिए कि मैं ये इससे लिख रहा हूँ, इस पेन से मैं लिख रहा हूँ और कोई व्यक्ति इस पेन को तोड़ दे तो मैं आज की क्लास नहीं ले पाऊँगा। यानी नुकसान इस संपत्ति को पहुँचाया गया है, पर इसका अलग से नुकसान मुझे भी पहुंच रहा है। इसको रिष्टि बोलते हैं। कोई इस बोर्ड को तोड़ दे और मैं पढ़ा ना पाऊँ तो ये रिष्टि है। यहाँ बात है अग्नि द्वारा रिष्टि, यानी जला करके नष्ट कर देना। चौथा है चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार। देखिए यहाँ भी रिष्टि आ गया, लेकिन इस रिष्टि में और इस रिष्टि में फर्क ये है कि यहाँ पर अग्नि द्वारा रिष्टि है और यहाँ पर किसी भी प्रकार से रिष्टि है। क्यों दिया गया है इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। अतिचार, गृह अतिचार है, ये पूरा एक शब्द यहाँ डैश लगाइए, गृह अतिचार। अतिचार का मतलब होता है किसी संपत्ति पर वैध या अवैध रूप से प्रवेश करना और अवैध रूप से बने रहना। जैसे कोई जबरदस्ती आपके घर में घुस आए और वहाँ बना रहे, तो ये अवैध रूप से प्रवेश करना और अवैध रूप से बने रहना है, ये भी अतिचार है। कोई व्यक्ति वैध रूप से आए, यानी कोई मेहमान आता है या कॉलेज में या कोचिंग संस्थाओं में बच्चे आते हैं पढ़ने, कार्ड लेकर के आते हैं, उनका एडमिशन हुआ है, वैध रूप से आते हैं। लेकिन समय ख़त्म हो जाने के बाद, क्लासेस ख़त्म हो जाने के बाद अगर वो कहते हैं कि नहीं अब मैं यहीं रहूँगा, तो ये हुआ वैध रूप से आना और अवैध रूप से बने रहना। कहने का अर्थ हुआ कि कोई व्यक्ति वैध या अवैध किसी भी रूप में आए और अगर अवैध रूप से उस संपत्ति पर बना हुआ है तो इसको अतिचार कहा जाता है। ये किसी भी प्रकार की संपत्ति हो सकती है, लेकिन अगर यही कार्य किसी घर में किया जा रहा है तो इसको गृह अतिचार कहा जाता है। ऐसा करने वाले को भी आप जान से मार देने का अधिकार रखते हैं आईपीसी की धारा 103 के तहत। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर चोरी, रिष्टि, गृह अतिचार या अग्नि द्वारा रिष्टि, ये इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझिएगा, इसको भी और इसमें तो स्पष्टतः दिखता ही है
एक एक लाइन अपने दिमाग में रखिए कि संपत्ति की रक्षा करते हुए आप किसी व्यक्ति को तभी मार सकते हैं जब उस संपत्ति के नुकसान के साथ साथ उस व्यक्ति के जीवन को भी खतरा उत्पन्न हो गया हो, तभी आप ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर संकट सिर्फ संपत्ति पर है तो आप जान से नहीं मार सकते। जैसे देखिएगा, लूट है। लूट क्या है? एक उदाहरण लीजिए कि आप बाइक से जा रहे हैं शाम को और लुटेरे वहाँ आते हैं, आपको गन सटाते हैं कनपटी पर। उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य आपके शरीर को संकट पहुंचाना नहीं है, उनका उद्देश्य है उस बाइक को ले जाना। यानी वास्तव में संकट बाइक पर है, लक्ष्य उनका वो बाइक है, लेकिन उस बाइक के नाते आपके शरीर पर भी, आपके जीवन पर भी संकट उत्पन्न हो गया है इस लूट में, तो आप उसे मार सकते हैं। रात्रो गृह भेदन, से रात है, अंधेरा है, दिखता नहीं है लोगों को, और इस रात में कोई व्यक्ति घर में सेंधमारी कर रहा है, चोरी करने के उद्देश्य से, किसी और उद्देश्य से। लेकिन इस चोरी में, क्योंकि घर में इंसान सो रहा है, रात में वो जाग सकता है, विवाद हो सकता है और मानव शरीर पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो आप उसे जान से मार सकते हैं। सारी परिस्थितियां वैसे ही हैं। जैसे गृह भेदन है तो गृह का भी कुछ अर्थ होता है। जैसे गृह में जो आईपीसी व्यवस्था देती, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कोई टेंट हो गया, यानी कि कोई टेंट है, जलयान है, संपत्ति की अभिरक्षा के लिए बनाया गया कोई निर्माण, जिसको कि आप साधारण भाषा में गोदाम कहते हैं। कोई गोदाम है, कोई मंदिर मस्जिद है, कुछ भी है इस तरह का, जिसमें मनुष्य रहते हैं, या संपत्ति इस तरह की है जिससे संपत्ति को लक्ष्य बना करके हमला किया गया हो और मनुष्य को संकट उत्पन्न हो गया हो उसके जीवन को, तो आप संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा में बल का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति को जान से मार सकते हैं। यहाँ पर भी एक और थोड़ा सा हम लेवल को और अंदर, यानी कि डीप में ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप मॉर्निंग वॉक करते हैं या इवनिंग वॉक करते हैं, सड़कों पर घूमते हैं, और रोज़ आते जाते आप देखते हैं कि सड़क के किनारे एक मकान है जो बिल्कुल सुनसान है, कोई रहता नहीं, घास फूस उसमें लगे हुए हैं, गमले वगैरह बड़े अव्यवस्थित तरीके से रखे गए हैं, अंधेरा रहता है। और एक दिन आपने देखा कि कोई व्यक्ति उस घर में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। क्या लगेगा आपको कि सिर्फ संपत्ति पर खतरा है या संपत्ति के साथ साथ मनुष्यों को भी खतरा है? क्योंकि आपको लगता है मनुष्य रहते ही नहीं हैं, तो सिर्फ संपत्ति को खतरा है। तो क्या आप ऐसा करने वाले को, यानी आग लगाने वाले उस व्यक्ति को जान से मार सकते हैं? नहीं, आप नहीं मार सकते। लेकिन एक दिन आप क्या देखते हैं, एक दो दिनों से देख रहे हैं कि उस घर में लाइटें जल रही हैं, गमलों में पानी डाला गया है, थोड़ी बहुत साफ सफाई की गई है। यानी आपको ऐसा लगता है कि अब इस घर में कोई व्यक्ति रह रहा है। और फिर आप देखते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति उसमें आग लगाने की कोशिश कर रहा है। अब क्या लगता है आपको? अब आपको लगता है कि उस संपत्ति के विनाश के साथ साथ मानव शरीर पर भी संकट आ सकता है। तो ऐसा करने वाले को आप जान से मार देने का अधिकार रखते हैं,
भले ही उस वक्त उस घर में कोई व्यक्ति ना हो, भले ही ऐसा करने के उपरांत वहाँ के जो घर के निवासी थे वो चले गए हों, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस आग लगाने के कारण संपत्ति के साथ साथ वहाँ रह रहे मनुष्यों को भी, उनके जीवन पर भी संकट उत्पन्न हो रहा है, तो आप उसे जान से मार देने का अधिकार रखते हैं। तो यहाँ आकर के धारा 103 भी समाप्त हो जाती। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अभी हम आगे चलते हैं 104 और 5, 1 मिनट में आप समझ जाएंगे उसको। देखिएगा, एक तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी आप शरीर की रक्षा पढ़ रहे थे। शरीर की रक्षा में आपने देखा धारा 100, 101 और 102। अभी 103 में आप क्या कर रहे हैं, संपत्ति के विषय में पढ़ रहे हैं। तो जैसा धारा 100 में था, यानी कि शरीर की रक्षा करते हुए जान से मार देने का अधिकार, तो धारा 103 में देखा कि संपत्ति की रक्षा करते हुए जान से मार देने का अधिकार, यानी जैसा 100 वैसा 103 संपत्ति के लिए। क्रम से बढ़ते जाइए, 104 और 105। देखिएगा, धारा 100 याद है आपको, शरीर की रक्षा करते हुए जान से मार देने वाली परिस्थितियां। धारा 103 संपत्ति की रक्षा करते हुए जान से मार देने वाली परिस्थितियां। धारा 100 में आपको बताया, 101 में बताया गया था कि कब आप, यानी कि जान से नहीं मार सकते, सिर्फ आवश्यकता अनुसार बल का प्रयोग कर सकते हैं। तो वही चीज़ 104 में आया कि संपत्ति की रक्षा करते हुए कब आप जान से नहीं मार सकते, सिर्फ आवश्यकता अनुसार बल का प्रयोग कर सकते हैं। 102 में आपने देखा था कि शरीर की रक्षा करने का अधिकार कब उत्पन्न होता है और कब तक बना रहता है। वही चीज़ 105 में है संपत्ति के लिए, कि संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार कब उत्पन्न होता है और कब तक बना रहता है। यानी कि ये 6 धाराएं आपको यहीं याद हो जाती हैं। अगर ये 3 याद है, 100, 101, 102, तो फिर 103, 104, 105 आपको याद हो जाएगी। बस सिर्फ अंतर इतना है कि जो यहाँ शरीर के लिए लागू होता है वही यहाँ संपत्ति के लिए लागू होता है। तो 11 में से 6 धाराएं तो आपको ऐसे याद हो गई। धारा 96 आपको पहले से याद है कि निजी प्रतिरक्षा में किया गया कोई कार्य अपराध नहीं होता। धारा 97 भी आपको याद है कि शरीर और संपत्ति चाहे अपनी हो चाहे किसी अन्य की हो, अगर उसके विरुद्ध अपराध हो रहा है तो आप निजी प्रतिरक्षा में बल का प्रयोग कर सकते हैं। धारा 98 पागल व्यक्तियों के विरुद्ध आप बल का प्रयोग कर सकते हैं, और 99 में था कि आप बल का प्रयोग नहीं कर सकते। बाकी 6 धाराएं ये हैं। चैप्टर तो आपका एकदम करीब आ गया। अब एक छोटे से रूप में आपके दिमाग के कोने में ये बैठ जाएगा अगर एक बार और आप इस वीडियो को रिवाइज करके पढ़ेंगे। अब हम पहुंचते हैं अंतिम धारा। जो हमने मुख्य बिंदु आपको बताए थे उसमें हमने कहा था कि निर्दोष और अबोध व्यक्तियों के विरुद्ध भी निजी प्रतिरक्षा में बल का प्रयोग किया जा सकता है। तो हम आते हैं धारा 106 पर। चलिए यही समझ लेते हैं। धारा 106, धारा 106 ये कहती है कि अगर निश्चित मृत्यु की आशंका हो, ध्यान रहे गंभीर चोट इसमें नहीं लिया जाएगा, यानी निश्चित मृत्यु, निश्चित मृत्यु, और गंभीर चोट, 2 शब्द हैं।
कहा गया कि अगर निश्चित मृत्यु की आशंका उत्पन्न हो जाए तो आप निर्दोष और अबोध व्यक्तियों के विरुद्ध भी बल का प्रयोग कर सकते हैं। गंभीर चोट पर यह बचाव आपको नहीं मिलेगा, यानी कि धारा 106 गंभीर चोट पर आपको ये लाभ नहीं देगी। निश्चित मृत्यु, उदाहरण समझिए, सब क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से आप बाहर निकलते हैं और आप देखते हैं कि सड़क पर एक तरफ से एक भीड़ आ रही है जिसके हाथ में लाठी, डंडे, कुल्हाड़ियाँ, तलवारें मौजूद हैं और वो भीड़ आपको मारने के लिए आ रही है। क्या लगता है आपको, चोट आएगी या मृत्यु की संभावना है? बिल्कुल निश्चित मृत्यु। अगर आपको लगता है कि निश्चित मृत्यु हो गई है हमारी, हो जाएगी, और बचने का एकमात्र रास्ता है कि आप उस भीड़ पर गोलियां चलाएं, फायरिंग करें, तभी आप बच सकते हैं। और जैसे ही आप अपनी गन उठाते हैं मारने के लिए, वैसे ही कोई पार्क या स्कूल है जिसका गेट खुलता है और छोटे छोटे बच्चे उस भीड़ में शामिल हो जाते हैं। अब आपके सामने एक दुविधा है। दुविधा ये है कि अगर आप गोली चलाएंगे तो बच्चे भी मारे जाएंगे, यानी एक अबोध को चोटें आ सकती हैं, मृत्यु हो सकती है। और अगर आप गोली नहीं चलाएंगे तो आपकी निश्चित मृत्यु हो जाएगी। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 106 आपको ये अधिकार देती है कि आप गोलियां चलाइए, अपनी रक्षा में आप बल का प्रयोग कीजिए। बाकी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि राज्य की संस्थाओं की जिम्मेदारी है आपकी रक्षा करने की। और अगर वो मौके पर आपकी रक्षा करने के लिए उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो आपको ये अधिकार प्राप्त होता है। तो यहाँ तक ये चैप्टर आ रहा था, धारा 96 से 106, और आप सभी धाराओं को 96 से शुरू करते हुए 106 तक आप इसको समझ चुके हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, ऐसा हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिसकी आपको ज़रूरत हो, जो आप समझना चाहते हो और मैं उसको इस चैप्टर के तहत ना ले आया हूँ, तो आप कमेंट के ज़रिए सवाल दे सकते हैं। मैं, जैसा कि शुरू में ही मैंने कहा था कि मैं एक अलग वीडियो समय समय पर मैं बनाता रहूँगा, हफ्ते 10 दिन पर एक वीडियो बनाता रहूँगा, अगर आपके डाउट आते रहे तो ठीक है। इसको आप रिवाइज़ करके 1-2 बार पढ़िएगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। यूपीएसआई के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है ये, मूल विधि का नाम दिया गया है उसको। हालांकि विधि हम शुरुआत जब करेंगे तो उस पर मूल विधि के विषय में भी हम चर्चा कर लेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।